वेस्ट नहीं करके, अच्छा ही लग रहा अपने को पढ़ के। मैं अगला पढ़ना चाहता हूं, बाकी बीच में और भी करेंगे। इन्वेंट्री देखो तो कितना नंबर पेज में है, संपूर्ण निकालो उसको। उन्नीस नंबर। इंड एज 2 इन्वेंट्रीज। ये फुली प्रैक्टिकल आपको बहुत अच्छा लगेगा, बाकी भी अच्छा लग ही रहा था, ये बहुत अच्छे में से आएगा। पढ़ना स्टार्ट करता हूं, देखिए। वनेसा प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड यू एज एन ऑडिटर। दे आर ट्रेडिंग इनटू केक मिक्स। The cake mix is bought in boxes. Whether these boxes will fall within the meaning of inventory as per Ind AS 2, and how will they be valued? Yes, पहला choice है. They are used in the process of production for sale. They are valued at cost or NRV, whichever is lower. Nonsense है. ये इन्वेंट्री नहीं है सर। केक का बॉक्स जो है, परचेज जब करते हो तो जो जिस कार्टन में आता है वो कोई इन्वेंट्री थोड़ी है यार। नो, दे विल नॉट क्वालिफाई एज इन्वेंट्री, एंड इफ दे आर देयर दे विल बी वैल्यूड एट एनआरवी। यस, स्क्रैप के जैसा ही है। नो, दे विल नॉट क्वालिफाई एज इन्वेंट्री, दे विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट का डिवीजन उसमें नहीं होता, कॉस्ट का बातचीत उसमें नहीं होता, केक मिक्स का ही कॉस्ट होता है। यस, तो पढ़ने का भी मन नहीं, आगे यस बोलने से तो नो का ही चॉइस है, और नो में भी बी विल बी दी चॉइस। दे विल बी वैल्यूड एट एनआरवी। स्क्रैप की तरह का कहानी होता है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ते वक्त आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि जो आंसर लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, पर आप थोड़ा सा डीप थॉट डालेंगे, आपको आंसर राइट लगेगा। बॉक्सेस लिखा है तो दे बॉट इन बॉक्सेस। हमारा पैकिंग मटेरियल का इन्वेंट्री नहीं है ये, हम खरीदते हैं तो बॉक्स में आता है। W Limited is a company manufacturing and selling towels and bedsheet using cotton, yarn, dye and chemical. W Limited also sells cotton and intermediate product yarn occasionally and in exceptional cases. Which of the following items are to be classified as inventory in the books of W? अलग अलग चॉइसेस बनाए गए हैं। कॉटन यार्न, टॉवल बेडशीट, डाई केमिकल, टॉवल बेडशीट ओनली, कॉटन यार्न डाई केमिकल ओनली, नन ऑफ द अबव। क्यों ए करेक्ट है, सोच करके बोलिए। ए बी फिनिश्ड गुड्स है, सी डी ई एफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है। दोनों ही तो इन्वेंट्री है ना, नहीं समझे। ए बी फिनिश्ड गुड्स है, सी डी ई एफ, ए बी मतलब यहां से ए बी दे बाबा, नहीं उल्टा बोल दिया ना। टॉवेल और बेडशीट फिनिश्ड गुड्स है, आप समझ तो गए थे मेरा आंसर। और कॉटन, यार्न, डाई, केमिकल सब रॉ मटेरियल्स हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया, नहीं तो लोग इसमें थोड़ा सा वो लोग सेट नहीं किया क्वेश्चन को ढंग से, तो कंफ्यूजन बनता है। आप लोग के तुरंत दिमाग में आएगा अरे दो ही तो चीज बना रहा है। हाँ, दो ही चीज बना रहा है, पर रॉ मटेरियल भी तो इन्वेंट्री ही होता है ना। तीसरा क्वेश्चन, अगेन आई वुड से अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए, फुली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हरी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्टून बॉक्सेस। कॉस्ट 50 पर बॉक्स है, 31 मार्च दिसंबर 2021 का।
अकाउंटेंट ने नोट किया कि अगले साल जनवरी में मैंने 40 रुपया करके इसको बेचा है। अकाउंटेंट ने ऑल्सो ये चीज नोट किया कि बेचने के पहले हमको बहुत सारे रेक्टिफिकेशन करने पड़े और उसका खर्चा मेरा 15 रुपया लगा टू ब्रिंग दी इन्वेंट्री टू इट्स सेलेबल कंडीशन। कंपनी आपका ओपिनियन लेना चाहती है कि इसका एनआरवी कितना निकाला जाए और कितना रुपया राइट डाउन का लॉस लिखा जाए, क्योंकि 50 रुपया कॉस्ट था। जितना भी आप एनआरवी लिखोगे उसके बैलेंस को आपको लॉस लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट से नीचे जब भी आप राइट डाउन करते हो तो राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री का एक लॉस आता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। 25 और 25 इज दी ऑब्वियस चॉइस ना। हाँ, सेल्स तो मत बोलो, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस हाँ फर्दर कॉस्ट, जो भी इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चा लगता है, हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो 40 माइनस 15, 25 इज दी एनआरवी, क्योंकि 50 का कॉस्ट है। 25 में आप मेजर करोगे तो 25 रुपया आपको लॉस लिखना पड़ेगा। ऐसे भी देखो खराब बात क्या है, 25 एंड 10 कैन नॉट बी ए चॉइस, 40 एंड 15 कैन नॉट बी ए चॉइस, 50 और 0 कैन बी। मैच तो कम से कम कर रहा है, 50 प्लस 0 50, उस हिसाब से बोल रहे हैं हम। माने ये दोनों तो बनता ही नहीं, टोटल तो 50 होना चाहिए रे बाबा। कितना में वैल्यू करोगे और कितना राइट डाउन करोगे, दोनों मिला के तो 50 होना चाहिए, हम उस हिसाब से बोल रहे हैं। तेरा खर्चा लगा, तुम वैल्यू करोगे और तुम लॉस लिखोगे, तो मैच तो करना चाहिए ना तीनों को, इसलिए बोल रहे हैं। 4 नंबर को खराब क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, बट बहुत अच्छा भी नहीं है। एक्सेप्शन से क्वेश्चन बना के दिया है, ऑड मैन आउट करके आपको निकाल के बाहर लेना पड़ेगा। हाँ, उसको बोलते हैं मिनरल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में जो स्टॉक होता है ना, वो इंड एस 2 के परव्यू से बाहर है, उसके लिए इंड एस 106 लगता है। इंड एस 106 ये फाइनल में नहीं है। 2 इंड एस आपके नहीं है, 106 104 बोले होंगे तो पहला दूसरा क्लास में। नहीं, बैंकिंग पे अलग से नहीं है, होना पॉसिबल भी नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना 106 नहीं 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग पढ़ाए हुए हैं दोनों एकदम शुरू में। सो प्लास्टिक को ऑड मैन आउट कर सकते हो, बिकॉज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है, बाकी सब माइनिंग होता है, सैंड माइनिंग। बराइट तो मेरे को नाम से भी नहीं समझ में आ रहा क्या है ये, बॉक्साइट ही लिख देना चाहिए था। लाइमस्टोन, देखो बराइट किसको बोलते हैं, नाम देख के तो वैसे ही लग रहा है ऑब्वियसली। ये अनुपम मोबाइल ला के देना मेरा। ओके ठीक है समझ गया, बैरियम जो पीरियोडिक टेबल में होता था ना। ठीक। तो मिनरल इंडस्ट्री को क्योंकि 106 में रखा गया है, उस पूरे सारा कहानी को ही वहीं रखा गया, बोल के बाहर है यहां पे। इवन आपको अगर याद हो तो जो लाइव स्टॉक होता है एग्रीकल्चर में रखा गया है, बोल के इंड एस 2 के परव्यू से बाहर है। जो ये है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी तो किसी का स्टॉक हो सकता है ना। शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों का तो परचेज सेल होता ही है ना, क्योंकि वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर्ड है, बोल के इंड एस 2 से उनको बाहर रखा गया है। तो 5 नंबर पढ़ो, 5 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं खराब नहीं बोलूंगा इसको। 5 नंबर पढ़ो।
एक बार पढ़ने के पहले यहां देखो बोर्ड पे, ये देखो, ये आपके बुक में भी है, मैंने जो बुक लिख के दिया है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन AS2, मिनरल्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, financial instruments, biological assets and agricultural productions. Next. V Limited purchases cars from several countries. 5 नंबर देख रहे हैं हम लोग, हाँ, and sells them to Asian countries. We incurred many expenses during this period on such cars from their purchase to sale. Which of the following cost is allowed for included in the cost of inventory? Anything that is incurred to bring the inventories to its present location and condition. Salary of accounting department, no chance. Sales commission, no chance. After sale warranty cost, no chance. Insurance on purchases, yes. तो अच्छा चॉइस है, not very smart, but good question, easy. 6 नंबर इजी क्वेश्चन, चॉइस से समझ में आ जाएगा. A Limited shipped inventory on consignment basis to B. How should consigned inventory to be treated assuming the inventory is unsold by by B? तो A का इन्वेंट्री है, कॉस्ट और NRV whichever is लोअर पे मेजर होगा. तो पहला चॉइस है टू बी मेजर्ड एज इन्वेंट्री इन एज बुक, लगता है कि राइट है. टू बी मेजर्ड इन इन्वेंट्री इन बीज बुक्स, बी का तो है ही नहीं. टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन एज बुक, इनकम अभी लिख नहीं सकते माल जब तक बिक्री नहीं हो जाता. टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ लाइबिलिटी इन बी, बी ए का बिका ही नहीं है अभी तक माल, तो बी अपना लाइबिलिटी कैसे बोल सकता है. तो ए is the correct choice, looks more correct. सेवन 8 एंड 9 तीनों अच्छे क्वेश्चन है, तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. इस तरह का एमसीक्यू बनना चाहिए. नॉर्मल एनुअल कैपेसिटी इज 1000 यूनिट्स. इस साल उन्होंने 700 यूनिट ही प्रोड्यूस किया, स्ट्राइक वगैरह हुआ, लेबर वेबर की प्रॉब्लम हुई, तो इसके कारण हम इन्वेंट्री के कॉस्ट को बढ़ाने नहीं देंगे. फिक्स्ड ओवरहेड 21,000 रुपया हुआ. 21,000 विल बी डिवाइडेड बाई 700 और विल बी डिवाइडेड बाई 1000. तो द आंसर इज 1000, क्योंकि आप अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 21 रुपीज पर यूनिट आएगा. 700 से डिवाइड करोगे तो 30 रुपया पर यूनिट आएगा. आपके यहां पे प्रॉब्लम है, उसके कारण इन्वेंट्री का कॉस्ट हम इन्फ्लेट नहीं कर सकते, आपको P&L में डालना पड़ेगा. आगे लिखता है, कंपनी के पास इन्वेंट्री 200 यूनिट का है, कितना फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री में जाएगा इंड AS 2 के हिसाब से, उसका चॉइस बताओ. तो चॉइस तो टोटल 2 ही हो सकता था, 200 इंटू 30 और 200 इंटू 21. नहीं समझे? तो उन्होंने दोनों चॉइस रखा है यहां पे, बट 200 इंटू 21 इज करेक्ट, सो 4200 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन और सुंदर है. At the end of the accounting period, the cost of inventory is 4,50,000. इसके अंदर कुछ डैमेज्ड आइटम है जो 25,000 के हैं, वो 10,000 में बिक पाएंगे और 5% सेलिंग का खर्चा भी लगेगा, यानी 9,500 में बिक पाएंगे. तो 9,500 में इसका वैल्यूएशन होना चाहिए. ऑल अदर आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री का NRV कॉस्ट से ज्यादा है. एज पर इंड AS 2 इन्वेंट्री कितने में रिकॉग्नाइज होना चाहिए? आप अगर 2 पार्ट कर दो तो एक 4,25,000 की इन्वेंट्री है और एक 25,000 की इन्वेंट्री है, टोटल 450 है. इसका NRV दिया हुआ है 9,500, इसका NRV 425 से बहुत ज्यादा है.
तो इसको कॉस्ट पे मेजर करना होगा और इसको एनआरवी पे मेजर करना होगा। तो दोनों को अगर मिला दे तो 434,500 इज अ चॉइस, नहीं क्या? और नहीं तो ऐसे भी कर सकते, 450 कॉस्ट है, कुछ इन्वेंट्री में मेरे को कितना लॉस होने वाला है, 25,000 का माल 9,500 में बिकने वाला है ना, तो 15,500 का लॉस इन्वेंट्री से माइनस करना पड़ता है, बिकॉज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री में फॉलो होता है। तो 4,50,000 माइनस 15,500, 434,500 शुड बी द आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मल प्रोडक्शन 5 लाख का होता है, 15 लाख का खर्चा हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 हुआ है। सेम क्वेश्चन, कितना फिक्स्ड ओवरहेड इन्वेंट्री में जाएगा, कितना पीएल में जाएगा? हाँ, 3 रुपया, 3 रुपया इंटू 3,75,000, 11,25 इन्वेंट्री में चला जाएगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री है हमारे पास। बाकी जो पैसा वो P&L में रिफ्लेक्ट होगा। इसी को अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स बोलते हैं। तो 11,25 एक चॉइस है, ठीक है। 10 नंबर पढ़िए, पढ़ के पूरा आंसर को, चारों आंसर को पढ़िए। आज ही डिस्कशन हुआ है, कंटेंट देखिए, थोड़ा सा राइटिंग ढंग का नहीं हुआ, थोड़ा सा हर जगह पे एक वर्ड मिसिंग है, बट आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ए और डी में कहां पे फर्क है? ए, जब मैं ए पढ़ रहा था मुझे एकदम परफेक्ट लगा, डी पढ़े तो और परफेक्ट लगा। बी तो गलत है, क्योंकि उसने बोला पिछले साल की बैलेंस शीट को रीस्टेट मत करो, उसको गलत रहने दो, उसको पुराना पॉलिसी पे रहने दो, बी में बोला गया। सी मेरे को इसलिए गलत लगा कि इंड एज का फंडा है, कभी भी आप बदलो तो फैक्ट के साथ रीजन भी देना पड़ता है। एस में रीजन कहीं नहीं मांगता, मालूम है कि नहीं? मैं आपको बोला होगा क्लास में, इंड एस में हर जगह पे चेंज जो बताना पड़ता है ना, साथ में रीजन देना पड़ता है। वाई आर यू चेंजिंग इट? देखो, चेंजेस 2 ही कारण से अलाउड है, 2 ही कारण से इंड एस में। या तो कोई इंड एस ही बदल गया हो तब चेंज करो, या फिर आपके चेंज के कारण आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन दे, ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू डाले, तभी आप चेंज कर सकते हो। नहीं तो पॉलिसी चेंज करना इंड एस में इजी नहीं है। मेरे को ए और डी बराबर बराबर सा लगा। हाँ, ये जो अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट है, ये वो जो तीसरा वाला बैलेंस शीट है ना, उसके लिए बोल रहा है। समझे? तीसरी वाली बैलेंस शीट कौन सी वाली? ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीसीडिंग ईयर। अब यहां पे थोड़ा ठीक से नहीं लिखना चाहिए था क्या कि इन द फर्स्ट बैलेंस शीट एट द माने ओपनिंग डेट बैलेंस शीट अर्लियर पीरियड, वो लिखना चाहिए था ठीक से। अदरवाइज देखिए, ए और सी एकदम एक जैसा लग रहा है। Reason for change in the accounting policy must be disclosed. Answer is yes. And comparative information of prior period must be restated. Answer is yes. बी में बोला बी रीजन डिस्क्लोज करना है, बट पिछला साल रॉन्ग छोड़ दो। सी में बोला रीजन डिस्क्लोज ही मत करो।
डी में बोलता है रीजन डिस्क्लोज करो, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट को प्रेजेंट करो और कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन को रीस्टेट करो। साथ में एक लाइन और, करंट ईयर का फिनेंशियल स्टेटमेंट लेटेस्ट वाली पॉलिसी से बनाओ। ये प्रॉपर स्टेपिंग होती है। बोलो हाँ। तो ये जो लाइन है ना, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड, ये उन्होंने ठीक से डिजाइन नहीं किया। स्मार्टली क्वेश्चन ड्राफ्ट करने की कोशिश में ये चीज पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये क्या चीज का है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर के जो फिगर रीस्टेट करने पड़ते हैं ना इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग में मेजर एडजस्टमेंट्स होता है, अगर आपको याद हो तो ये वो वाला पैरा है। आप अगर हाफ अ मिनट मेरे को टाइम देंगे, ये देखिए, nature of the change, region of the change, effect of the change in the current and the last year, cumulative effect from the beginning, from the first date of the last year. इसमें साफ साफ यहां पे कहानी है, देखो, the recomputed value of asset and liability on the, दिख रहा है, first day of the last year will be restated in the, या will be stated in the balance sheet. The corresponding adjustment, इस adjustment की बात तो वो किया, needs to be done in the retained earning or other component of the equity. And then the profit and loss, the balance last year and current year needs to be prepared as per the new accounting policy. तो क्वेश्चन को स्मार्टली बनाने का कोशिश किया, थोड़ा सा राइटअप में एक दो ठो वर्ड और डाल देता तो बच्चे और कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते। बट एनीवे 10 was the choice and is the choice. अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला है। इंड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, सारे। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Under Ind AS 16, which two subsequent accounting treatments are allowed subsequently to initial recognition? Cost model and revaluation model. कैसा चॉइस बना करके दिया देख भाई, रिवैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यू से तो निकाला जा ही सकता है ना, बट देन मॉडल का नाम तो वो नहीं है, बोल करके है। नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू से फेयर वैल्यू निकाला जाता है, दैट्स ए टेक्निक। और कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मेटल मॉडल में क्या प्रॉब्लम बोल? रिवैल्यूड फिगर तो फेयर वैल्यू ही होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? माने मेरे को तो ए, डी और बी तीनों राइट लग रहा है। अरे ऑब्वियसली लिखूंगा भाई, भाई तुम लोग सब बोल रहे हो कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल, दैट मीन्स हम लोग पढ़े उसी तरह से हैं, कोई डाउट थोड़ी है मेरे को, वो नहीं बोल रहा हूं। बट मेरे को तो ए और डी में भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। सो I would rather say this is not presented in a good manner. मतलब ये ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन चॉइसेस अच्छे से बनाया नहीं गए। अगेन वही कहानी है कि 3 चॉइसेस तीनों राइट हैं, कौन ज्यादा राइट है उसको लेके लिखना पड़ेगा ना, क्या करें। पहला ही आती तो हम यही वाला बात बोले थे। सेकेंड क्वेश्चन,
When the revaluation model is used for PPE, the gain on revaluation should be treated as revaluation reserve OCI. तो चुनते हैं income in the statement of P&L, no. Gain on revaluation in the income statement, माने 1 और 2 में क्या एरर है हमको बताइएगा. ए और बी में क्या डिफरेंस हमको बताइएगा, हमको समझ में नहीं आया. रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंटेड इन ओसीआई, ऑब्वियस आंसर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन इन द इनकम स्टेटमेंट, ओ ए और बी और सी में, माने ए बी और डी में प्रेजेंटेशन का नेचर अलग अलग है. तीनों ही पीएल लिखा है, एक में ऐसा दिखा, एक में वैसा दिखा, एक में वैसा दिखा. ओके, तब समझ गया. ठीक है, डोंट टीच, मन डोंट एक्सप्लेन, डन. सो गेन को ओसीआई में डाला जाएगा और कभी भी पीएनएल में ये रिक्लासिफाई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. अगर कभी असेट बेच भी दिए ना तो रिवैल्यूएशन रिजर्व सीधे रिटेन्ड नहीं, वहां से वो तो खत्म हो गया, वहां से रिटेन्ड ओसीआई से रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा. जब तक आप असेट बेचोगे नहीं ओसीआई में पड़ा रहेगा, बाद में रिटेन. और ये भी तरीका है, ओसीआई से भी थोड़ा थोड़ा करके रिटेन्ड अर्निंग में भी भेज सकते हो. एक तो हुआ असेट बेच करके तो पूरा ही रिटेन्ड अर्निंग में रिवैल्यूएशन रिजर्व चला जाता है. एक आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी है कि आप असेट रिवैल्यू किए 100 का 120 में, 20 का आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है. हर साल 2-2 करोड़ रुपया निकाल के डिप्रीशिएशन का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, मान लो असेट की लाइफ 10 साल की है, तो 2-2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकाल के आरआर से रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट भी कर सकते हो. माने वो ऑप्शनल है, बट दैट इज अलाउड एज पर इंड एस. ऑब्वियसली. अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, वो तो ठीक ही है तुम जो बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे 2 तरीका चलता है वहां पे. हाँ, ऑब्वियसली हम पढ़ाए होंगे, बड़ा चीज है, बड़ा टॉपिक है ये, कि भाई असेट अगर 100 करोड़ का है, हम 120 करोड़ में रिवैल्यू किए, लाइफ 10 साल का है, तो एक तो तरीका कि 20 करोड़ को ओसीआई में डाल के छोड़ दो और असेट के बिकने का इंतजार करो. उस वक्त इस ओसीआई को उठा करके रिटेन्ड अर्निंग में, पीएनएल में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हो. एक ऑप्शन है कि कर दिए ना ये 20 करोड़, ये कर दिए ना, अब पहले डेप्रीसिएशन 10 करोड़ डालते थे, अब डेप्रीसिएशन 12 करोड़ डालना पड़ेगा. तो जो एक्सेस डेप्रीसिएशन का अमाउंट है ना 2 करोड़ रुपया, वो यहां से उठा करके रिटेन्ड अर्निंग पीएल में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग में डाल सकते हो. ये भी एक ऑप्शन है आपके पास. या तो 20 को छोड़ सकते हो, या फिर डेप्रीसिएशन का एक्स्ट्रा अमाउंट के बराबर रिटेन्ड अर्निंग में डाल सकते हो एवरी ईयर. नेक्स्ट, when an asset is sold or disposed, the gain is to be recognized in the P&L. अब ये क्या चीपनेस है बताओ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट तो घटिया है ना ये. ये क्वेश्चन अच्छा है. नंबर 4, प्रोग्रेस लिमिटेड चूजेस टू रिवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी. 31 मार्च 2021 में बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 30 लाख. When it is recorded in the financial statement, historical cost was 25. 4.5 lakh is the accumulated depreciation. That means carrying amount was 20.5 and it was valued at 30. Which of the following statements are true? रिवैल्यूएशन गेन 5 लाख, रिवैल्यूएशन गेन 5 नहीं हो सकता. कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे, कैरिंग अमाउंट 25 नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट 25 है, कैरिंग अमाउंट 20.5 है, 9.5 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा. ये बेकार है. सी और डी में चॉइस है. रिवैल्यूएशन गेन 9.5 recorded through OCI grouped with other items which will not subsequently be हाँ एकदम करेक्ट.
रिवैल्यूएशन गेन 9.5, OCI group with other items that will subsequently be reclassified to P&L. अब ये थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज चाहिएगा एग्जाम में. माने OCI जो होता है ना, वो तो दो तरह से दिखाते हैं ना. आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L, आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L. तो वैसे दिखता है ना बेटा. याद तो होगा कि मैं दिखाऊं वापस से, याद है ना. तो बोलता किस में दिखाना है रिवैल्यूएशन रिजर्व को. तो ये ज्यादा माने पर्टिकुलर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको. 5 नंबर. इफ वन लार्ज एसेट हैज ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट अकाउंटिंग बोल के मैं पढ़ाता था. हाँ, विथ डिफरेंट यूजफुल लाइफ, हाउ शुड दिस बी डिप्रिसिएटेड. डिवाइड कर दो अलग अलग कंपोनेंट में. ईच कंपोनेंट को एक असेट मान लो, उसके अलग अलग लाइफ डिसाइड कर लो और अलग अलग डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो. बैलेंस शीट में भले एक असेट दिखा देना, पर हिसाब में अलग अलग असेट का अलग अलग डिप्रिसिएशन और WD भी रहना पड़ेगा. ट्रीट एज वन असेट, डिप्रिसिएट on the basis of highest useful life of the component? No. Break down into different components and depreciate every component separately as per the useful life of that component. माने बहुत हद तक राइट है. बहुत हद तक क्या मतलब, ऑलमोस्ट पूरा राइट है. सेकेंड और अच्छा राइट कुछ मिल जाए देखूंगा. एक्सपेंस इट ऑल नहीं असेट है भाई. ट्रीट इट एज वन असेट बट डिस्क्लोज ओनली इन द नोट्स. ना चीप चॉइस है. बी इज द ऑब्वियस चॉइस, इसमें कोई डाउट नहीं है. 6 नंबर क्वेश्चन. A has stopped manufacturing operations in its plants for 3 months in the year ended March 2021. How should A Limited account for depreciation relating to 3 months in which the plant was idle? Depreciation देना पड़ेगा. नॉर्मल depreciation जैसा देते हो देना पड़ेगा. No depreciation, wrong. Depreciation 3 months but it will charge to OCI, no, PL में डालना होगा. Depreciation 3 month but charge to recognize a retained earning, no, बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, PL का आइटम है. Depreciation 3 month charge to P&L. तो ये बेकार चॉइसेस बनाया गया, बट ठीक है, क्वेश्चन है तो है. Seven. Under Ind AS 16, how often should the useful life of an asset be reviewed? Every financial year end. Year ending में एक बार आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा. That is bare minimum. हाँ, डेप्रीसिएशन का सब कुछ, लाइफ, मेथड, स्क्रैप, सब कुछ रिव्यू करना पड़ेगा. और अगर बदलाव करना पड़े ना तो प्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिव्यू हर साल करना पड़ेगा. तो एटलीस्ट एट ईच फिनेंशियल ईयर एंड करेक्ट है. एवरी 6 मंथ नो. मैनेजमेंट डिस्क्रिशन नो. नेवर नो. तो ये फर्स्ट चॉइस एकदम ऑब्वियस है. आगे ये डेफिनेशन से कॉपी किया है. When it is probable that future economic benefits associated with an asset will flow to the entity and the cost of the asset can be measured reliably, it should be recognized as an asset. Prominent definition है asset का. ग्लोबल, मैं बोलता था इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है. तो पॉसिबल, प्रोबेबल, प्रोबेबल. नहीं समझे बात को, कैसा बनाया देखना. रीजनेबली, रिलायबली, रिलायबली, रीजनेबली. बेकार. 9 नंबर. तो ये क्लियर है ना, याद
तो क्लास में हजारों बार डिस्कशन हुआ है। इंडिया टर्निंग लिमिटेड हैज अडॉप्टेड रिवैल्यूएशन मॉडल। On 1st April 21, revalued up by 3 लाख, प्रॉफिट हुआ। 31st March 22, रिवैल्यूड डाउन बाई 360, आरआर खत्म हो गया, आरआर नहीं है अब, पीएल में 60,000 डेबिट साइड में चला गया, याद है। थर्ड ईयर में फिर रिवैल्यू हुआ अप बाई 5 लाख, पहला वाला 60,000 पीएल में डालना होगा, बाकी जो 440 बचा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में खड़ा करना पड़ेगा। हम आपको 2 ही साल तक का एग्जाम्पल्स दिए थे, ये लोग तीसरा साल में लेके चला गया। हम जब तक पढ़ाए थे तो एक बार अप किए, फिर डाउन किया, स्टोरी खत्म कर दिए। ये लोग पहले अप किया, फिर डाउन किया, फिर अप किया, बट देन कहानी विल रन ना, मतलब हाँ मैथ सेम है। फर्स्ट ईयर का आपको रिवैल्यूएशन का जिंदा बचा ही नहीं है कुछ भी, है ऐसा वाला चॉइस। बी 60,000 is credited to P&L and 440 will be credited to OCI. Number 10. Which of these is an allowable cost of an asset for capitalization under AS 16? प्रोफेशनल फीस अगर लगा होगा असेट को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने में लगा होगा तो हम हाँ है बोलेंगे। हाँ, जनरल ओवरहेड कभी भी असेट के साथ ऐड नहीं होता, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस भी ऐड नहीं होता, एडमिन एक्सपेंस भी ऐड नहीं होता, तब तो नाम से ही वो लोग सिलेक्शन करने बोला है, देन ए इज द ऑब्वियस चॉइस। लुक्स गुड, हाँ, नॉट बैड। इसमें थोड़ा सा सम अगर डिकमिशनिंग पे भी आता, जैसे कंपोनेंट पे डाला, डिकमिशनिंग पे डालता, रिप्लेसमेंट पे डालता, पार्ट रिप्लेसमेंट वाला सम होता नहीं। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला डाला ना, ये वाला प्रैक्टिकल, ये वाला, इसको थोड़ा और स्पाइसी बना सकता था इस तरह के सिचुएशंस को। तो कैलकुलेटर पे तो मारना है, बैठ के, एक मिनट पहले से बात कर ले, बैठ के कैलकुलेशन करवाने का लंबा लंबा सम मत दो, बट कैलकुलेटर पे जो फट से मारा जा सके वैसा तो आप दे ही सकते हो। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकता है। मेरे को लगता है थोड़ा और स्ट्रांग डाला जा सकता था। हाँ, नॉट बैड। जैसे इसको तो 1 मार्क्स का ही देना चाहिए, इसको भले आप 2 मार्क्स का कर दो। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे बेटा। नहीं, उसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट का कहानी है। सिग्निफिकेंट इज द वर्ड। मेजर कंपोनेंट में डिवाइड होता है, और उसमें फिर क्या होता है कि जैसे हजारों तुमने बोला, तो मान लो कंपनी को लगा कि 5 सिग्निफिकेंट है, बाकी 995 इनसिग्निफिकेंट है, तो 5 का 5 बना दिया और 995 का 1 बना दिया, तो टोटल मिला के 6 बना दिया। ये बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ होगा मेरे नोट्स में। इसको मैं एक तो इज्जतदार बात मानता हूं, मतलब ये जो तुमने पूछा ना, इसको मैं एक बड़ा टॉपिक मानता हूं, तो ये हम जरूर लिखाए होंगे ढंग से। 1 मिनट, वही देख रहा हूं मैं। नहीं, यहां तो नहीं है, यहां तो हल्का करके निकाल दिए बुक में। तो
देखो बुक में तो हल्का करके निकाल दिए। देखो इफ ए पीपी, इस बच्चे का क्वेश्चन समझे कि नहीं? बोला अगर 1000 कंपोनेंट रहता है तो आप लोग करते क्या हैं? तो मैं देखा कि बुक में मैंने लिखाया है कि नहीं। तो बुक में तो ढंग से लिखा हुआ नहीं है। देख बुक में लिखा इफ ए पीपी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 कंपोनेंट्स देन द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी एलोकेटेड टू वेरियस कंपोनेंट्स एंड ईच ऑफ द कंपोनेंट विल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। नॉर्मल बात लिखा हुआ है। ए कंपोनेंट इज कंसीडर्ड सेपरेट इफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स। बट वो वाला बात इसमें नहीं है जो इस बच्चे ने पूछा। वो होना चाहिए था मेरे नोट्स में। उसको मैं पढ़ाता हूं बहुत इज्जत से। वो पढ़ाई है कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को एक कंपोनेंट माना जाएगा एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। जब सारे सिग्निफिकेंट को कंपोनेंटाइजेशन हो जाएगा तो सारे इनसिग्निफिकेंट को एक मान लिया जाएगा और वो फिर एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाएगा। यही तरीका होता है। लिख लिए, इसको भी होमवर्क में लिख लो। Search and write and post it in the group. How exactly componentization takes place? ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं बोरोइंग कॉस्ट और ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। सो कुल मिलाकर के इट वाज अ गुड क्लास। हाँ, नाइस। क्लास जब खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, तो एक तो संपूर्ण यू आर देयर, वी कैन टेक द क्लास नाउ फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। ओके, थैंक यू। चलो पढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, व्हेन विल द स्पेसिफिक बोरोइंग बी कंसीडर्ड एज जनरल बोरोइंग? वो जिस असेट के लिए लिया गया था, मैं आंसर देता हूं आपको, पढ़ते रहिएगा, पढ़े हम लोग कॉपी में ये चीज। वो जिस असेट के लिए खरीदा गया था, लिया गया था वो लोन, वंस वो असेट बन के जब रेडी हो जाता है तो उसके बाद वो स्पेसिफिक बोरोइंग जनरल बोरोइंग में इंक्लूड हो जाता है जब तक उस बोरोइंग का रीपेमेंट नहीं होता। ये ढूंढिए कहानी में। When substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset are complete. ये करेक्ट लग रहा है मेरे को। When activities necessary to prepare the qualifying asset have been started. No sir, पूरी जिंदगी बची अभी कैपिटलाइज करने वाली। अभी लगातार उस बोरोइंग कॉस्ट को हम असेट के साथ जोड़ते जाएंगे बिना कुछ देखे, बिना कुछ विचार किए हुए। खाली ये देखेंगे कि कमेंसमेंट हो गया कि नहीं कैपिटलाइजेशन का, फिर हम कुछ भी नहीं देखेंगे। खाली इंटरेस्ट इनकम अगर कुछ बीच बीच में आता रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट से। अदरवाइज तो अंधा कैपिटलाइजेशन चलता है इसमें, अंधा। खर्चा भी नहीं देखते कितना खर्चा हुआ असेट पे, कुछ नहीं देखते। बस बोरोइंग है ना, असेट के लिए किए हैं ना, असेट बनना चालू हो गया ना, चलो कैपिटलाइज चालू कर देते हैं। याद है ये सब पढ़े थे हम लोग अच्छे से। और कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली इंटरेस्ट इनकम को माइनस करना पड़ता है अगर कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है तो। एक लिखा कि मोर और लेस रेडी है फॉर यूज और सेल आर नियर टू कंप्लीट। नो, complete should be the answer. Specific borrowings are never considered as general borrowing in any circumstances. Wrong है। तो A is the obvious choice. A is correct. In case of specific borrowing, the borrowing cost is capitalized. Yes. अच्छा लिखा है कुछ, to the extent borrowings are utilized. No, full borrowing cost will be capitalized.
To the extent expenditure is incurred on the construction, no. Full borrowing cost will be capitalized. On total amount of specific borrowing from commencement date, yes. एकदम देखिए पूरा उसको सजा के लिखा, देख कितना सुंदर, जो हम अभी चिल्ला के बोले उसको सजा के लिखा. On total amount of the borrowing from the commencement date less any income. ये एकदम फुली करेक्ट लग रहा है. हाफ ऑफ द स्पेसिफिक बोरोइंग अमाउंट, ये तो कोई स्कोप ही नहीं है, नॉनसेंस चॉइस है. सी, तीन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल. आई कांट से यस, आई कांट से नो, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज ए जनरल बोरोइंग. वर्किंग कैपिटल की जो बोरोइंग होती है, बोरोइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिखा है तो मना कर देता हूं. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन एज वर्किंग कैपिटल लोन इज ए जनरल बोरोइंग. ए को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज वो लिखा है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, तो बेकार ही हो गया, ये तो नॉशनल टाइप का हो गया, तो रियल हुआ ही नहीं. सीसी लिमिट भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिखा है. आप समझ रहे हो, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन भी नहीं लिखा है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये रिजेक्टेड, ए रिजेक्टेड. बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्रीज, यस आई कैन डू दैट. इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन ए रिपीटेटिव बेसिस, नो. याद है अलग से एक तो पैरा है. हां, अगर रिपीटेटिव बेसिस पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बनाते हो, नहीं होगा. इवन दो दे आर क्वालिफाइंग. इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल था वाइन. वाइन बनने में कई साल लगते हैं, लेकिन रिपीटेटिव बेसिस पे बनता है बोल के कैपिटलाइजेशन नहीं होता. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो बी तो रिजेक्ट हो गया ना. बी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग यूटिलाइज टू अक्वायर बायोलॉजिकल असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू वाली किसी भी असेट पे इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन अलाउड ही नहीं है, क्योंकि आप जब उसको फेयर वैल्यू पे वैल्यू करोगे तो वो नेचुरली हो ही जाएगा. ऑन टोटल नहीं, कौन सा, डिविडेंड पेड ऑन redeemable preference shares used to fund the development of a qualifying asset. I would say yes, because dividend on preference capital को interest ही माना जाता है, और preference capital is a liability, not an equity. If it is redeemable in nature, our idea becomes more strong. So B is correct. In determining the borrowing cost to be capitalized, the amount of expenditure on a qualifying asset are not reduced by progress payment. बिल्कुल माइनस, समझे कि नहीं क्या चीज है? हम जो खर्चा करते हैं असेट पे, अगर उसके अगेंस्ट में हमको कहीं से पैसा मिल जाता है तो एक्सपेंडिचर ऑन असेट लेस हो जाता है. फिर उस लेस अमाउंट पे हम कैपिटलाइजेशन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जनरल बोरोइंग को लेके डिस्कशन था. ग्रांट रिसीव्ड भी लेस होता है, तो दोनों लेस होता है, तो ठीक ही तो है. इनकम ऑन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, ये नहीं, ये एक्सपेंडिचर में लेस नहीं होता, ये बोरोइंग कॉस्ट से लेस हो के नेट बोरोइंग कॉस्ट असेट में ऐड होता है. बट दिस इज स्पेसिफिक बोरोइंग का स्टोरी. ऊपर का जो क्वेश्चन है वो जनरल बोरोइंग की कहानी चल रही है. भाई एक्सपेंडिचर ऑन दी असेट की स्टोरी तो जनरल बोरोइंग की है ना. स्पेसिफिक बोरोइंग में एक्सपेंडिचर हुआ नहीं हुआ फर्क ही नहीं पड़ता. माने कितना हुआ फर्क तो पड़ता है. एक्सपेंडिचर जब तक हुआ ना, होना चालू नहीं होगा, आप कैपिटलाइज करना चालू नहीं करेंगे. बोथ ए एंड बी. एक बार मेरे को वापस से पढ़ने दो. इन डिटरमाइनिंग द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आर नॉट रिड्यूस्ड बाई, सी ही होगा.
बिकॉज ए को रिड्यूस करना ही पड़ता है, बी को रिड्यूस करना पड़ता है, बोथ ए एंड बी को रिड्यूस भी करना पड़ता है। सिर्फ ये इनकम को रिड्यूस नहीं करना पड़ता स्पेसिफिक बोरोइंग वाली। अच्छा, ये उस तरह से कनेक्ट किया है कि आफ्टर ऑल ये भी तो एक तो इनफ्लो है, जैसे ये सब इनफ्लो है देखिए, और ये आउटफ्लो है। तो बोलता जो स्पेसिफिक बोरोइंग में भी जो कुछ इनकम आया होगा वो भी तो इनफ्लो है, बट वो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट से माइनस होगा और फिर वो रिस्पेक्टिव असेट में जाके ऐड होगा। तेरे वाले में कहानी में नहीं आएगा ये। 5 नंबर, समझे कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था ये। बोरोइंग कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट, यही तो होता है बोरोइंग कॉस्ट, इसी को तो बोलते हैं। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड, ये भी इंटरेस्ट ही है। एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम बोरोइंग फॉरेन करेंसी टू द एक्सटेंट इट इज रिगार्ड, ये भी बोरोइंग है। तीनों बोरोइंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंड ऑन ओन फिनांस और इक्विटी का इंटरेस्ट और नॉशनल इंटरेस्ट, वही इक्विटी के इंटरेस्ट को ही नॉशनल इंटरेस्ट बोलोगे, नहीं है ये। इजी है, इजी चॉइस। ऊपर का तीनों तो डेफिनेशन में ही आता है। आप अगर बोरोइंग कॉस्ट का डेफिनेशन देखेंगे, 1 मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूं, उसके अंदर में ही आ जाता है ये तीनों। देखो ये देखिए, पहला पैरा में बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट कंप्यूटेड यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कंप्यूटेड इंडेक्स 616, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो डेफिनेशन को कॉपी करके एक तो एक्स्ट्रा डाल दिया वहां पे। छह नंबर, in determining the borrowing cost to be capitalized, the amount of expenditure on a qualifying asset include only those expenditure that have resulted in the payment of cash। only तो नहीं बोलूंगा, बट अगर मैंने कैश पेमेंट किया लेबर का, ईंटा मंगाने का, तो वो ऐड होगा, एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स, बिल्कुल वो ईंटा सीमेंट बालू अगर मैं कहीं से मंगा करके दिया, ऐड होगा। अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट बियरिंग हो या इंटरेस्ट बियरिंग नहीं भी हो, कोई तरह का भी लायबिलिटी अगर मैं एसेट के लिए कर रहा हूं इनकर, तो एसेट के खर्चे में ऐड होगा। सो ऑल ऑफ द अबव इज द चॉइस। ठीक है, छह नंबर, कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है? बोलो कैसे निकलता है? सारे जनरल, सारे जनरल बोरोइंग का लिस्ट बना लेते हैं, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिस्ट बना लेते हैं, फिर WACC निकाल लेते हैं। देखो कौन सा आंसर है। वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट अप्लीकेबल टू ऑल द जनरल बोरोइंग्स दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। लग तो ये एकदम राइट रहा है। ए को सिलेक्टेड लिस्ट में रखेंगे, मोर राइट खोजेंगे। बी में तो स्पेसिफिक घुसा दिया है, सी में भी। नहीं, सारा समझ गए। वो बोल रहा है कि सिर्फ उन्हीं जनरल बोरोइंग को लेंगे which have been used during the period for construction of that particular qualifying asset। सारा बोरोइंग का WACC निकलेगा, उसके बाद उस एक्सपेंडिचर असेट पे कितना खर्चा लगा बस रेट लगा देंगे जाकर के। आठ नंबर, ए इज करेक्ट। थक गए। 8 नंबर, एडिट लैब इज प्लानिंग टू एक्सपैंड द बिजनेस। 2 और ब्रांच खोलेंगे हॉस्पिटल के आजू बाजू। जनरल बोरोइंग से फंडिंग होगा।
डायरेक्टर सब कुछ रीड वुड किया ठीक से और आपका क्लासिफिकेशन मांग रहा है, क्या 10% इंटरेस्ट से कैपिटलाइजेशन हो सकता है? अगर वो मेरा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, चारों में से क्या करेक्ट है नीचे पढ़ के बताओ। वेटेड एवरेज होगा, हाँ ठीक है, देखते हैं क्या क्या लिखा है। 10% रॉन्ग है। WACC 2 नंबर लुक्स राइट है। ICDS इनकम टैक्स का वो जो ICDS समझे ना, ICDS इंड एस ICDS की इज्जत नहीं करता। डी भी तो अच्छा, डी में लोएस्ट लिख दिया है, नहीं एक में हाईएस्ट लिख दिया, एक में लोएस्ट लिख दिया, एक में ICDS लिख दिया, तो WACC ही निकालना चॉइस है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसके पहले वाले प्रैक्टिकल सब थोड़े अच्छे लग रहे थे। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस रिजल्टिंग इनटू अनरियलाइज्ड गेन while capitalize the borrowing cost on foreign currency borrowings taken for construction of qualifying asset। सुन लो पहले मेरी तरफ, जितना लॉस होता है याद है, टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का जो लॉस होता है, टू द एक्सटेंट इट कैन बी रिगार्डेड एज इंटरेस्ट कॉस्ट, हम लोग ऐड कर देते हैं। आप लोग को पढ़ाया गया होगा जरूर कि बाद में जब गेन होता है तो हाँ रिवर्सल भी अलाउड है, बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ जितना ऐड किए थे। हम इसका सम बनाए थे कि नहीं हमको याद नहीं, लेकिन पढ़े तो जरूर थे हम लोग इसको, और मेरे नोट में होगा, हमको तो डाउट ही है। इंड एस 23 हम अभी खोजेंगे मेरी बुक में है कि नहीं है, बट आपको याद है ऐसा चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। गुड, आइए पढ़ते हैं, खोजिए वो वाला आंसर। It would be adjusted to interest even if there was an adjustment to interest in the previous year on account of unrealized expense। क्या क्वेश्चन लिखा है? It would not be, not be लिखा हुआ है, रॉन्ग है। It would be adjusted to interest, बिल्कुल चांस है। To the extent प्रीवियस ईयर का लॉस को हम लोग एडजस्ट किए हैं, हाँ ये हम मानते हैं। सी, इट विल बी एडजस्टेड टू इंटरेस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट वाज एडजस्टेड और नॉट, ये रॉन्ग है। इट विल बी एडजस्टेड टू इंटरेस्ट फुली इफ देयर वाज एन एडजस्टमेंट। अच्छा, अमाउंट मत देखो, फिर भी फुली एडजस्ट कर दो, नहीं, पहले जितना फॉरेन एक्सचेंज का लॉस इंटरेस्ट मान करके असेट के साथ ऐड किया गया था, उतना रुपया का गेन का रिवर्सल अलाउड है। मतलब उतना रुपया गेन को इंटरेस्ट से माइनस किया जा सकता है, तो बी इज ए चॉइस। लेकिन अभी हम देखेंगे मेरा बुक में ये नोट है कि नहीं, क्योंकि हम इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं और पढ़ाते हैं। आप भी अपना, तुमको कैसे याद आया? तो पढ़े हैं तभी तो, देखेंगे बुक में है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफाइंग असेट? ऑब्वियसली फिनेंशियल असेट, तो रेडी एकदम, रेडी भी क्या, रेडी होता ही नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्लांट, बियरर प्लांट, सब ऑल आर क्वालिफाइंग असेट, ऑल कैन बी क्वालिफाइंग असेट। एक बार मेरा बोरोइंग कॉस्ट का मैं जरा पैरा देखना चाहता हूं। हाँ ये रहा है, स्टार लगा के लिखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज का ही गेन का कहानी चल रहा है, पूरा फॉरेन एक्सचेंज का ही स्टोरी है। इफ इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर देयर इज ए फॉरेन एक्सचेंज गेन, it can be treated as interest to the borrowing cost, it can be treated as adjustment to the borrowing cost to the extent FEF earlier regarded as borrowing cost। हम बोलते हैं इसको, हम इंपॉर्टेंट मानते हैं इस पैरा को। कंपोनेंट वाले को भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं बहुत, जो ये पूछा था, पर मेरी बुक में क्यों नहीं है?
वो छूट गया है, पढ़ाते वक्त तो हम जरूर बोले होंगे। हाँ बोले होंगे जरूर, वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। कितना कंपोनेंटाइजेशन करोगे? सिग्निफिकेंट वर्ड इज देयर, तो जो बच जाएंगे उनका क्या करोगे? सिग्निफिकेंट के बाद इनसिग्निफिकेंट बच भी तो जाएंगे। और ये पूरा सजा के लिखा हुआ है, ठीक है इस बुक में नहीं है बट इट्स अ पार्ट। एक सेकेंड ना, 1 मिनट लेता हूं। ये देखो, ये इंटरमीडिएट की बुक में भी इंपॉर्टेंट मानता था मैं। देखो यहां पे तुम्हारे में क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली पढ़ाए तो होंगे। देखो एन एंटरप्राइज, ये कंपोनेंटाइजेशन, एन एंटरप्राइज एलोकेट्स द अमाउंट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपी टू इट्स सिग्निफिकेंट पार्ट्स, देखा, and depreciates each part separately. Example गोली मारो। This is popularly called component accounting. आगे, a significant part is a part that have useful life and depreciation method are the same as the useful and another significant, ठीक है। Such parts may be grouped in determining, अगर same होगा तो ऐड कर देंगे। The remainder consists of the parts that are individually not significant. तो इतना दूर तक का अगर क्लैरिफिकेशन इंटर के बच्चों के लिए है तो तुम्हारे लिए तो है ही है ना, नहीं समझे? वहां पे उन बच्चों को अगर बताते हैं कि ऐसे करके करना है तो करना है ना। बट अच्छा हुआ, लेकिन क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए, थोड़ा रिवीजन उस तरह से भी गया नहीं। सो अनुपम हो गया ये वाला क्लास, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और 2 मिनट आप लोगों से बात करना है।